हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 6, मुद्रा का अर्थ, कार्य, पूर्ति, सेकेंड बुक मैक्रो में। और इसकी 5th वीडियो आज हम बनाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे कि मनी के फंक्शंस क्या हैं, और 3 प्रकार के फंक्शन आपको बताए, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शन। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन क्या होते हैं, यानी अगत्यात्मक और गत्यात्मक। अगत्यात्मक कार्य क्या है? मुद्रा के अगत्यात्मक यानी स्टैटिक फंक्शन से अभिप्राय का मतलब होता है मुद्रा के जो स्थिर और निष्क्रिय यानी पैसिव, इनएक्टिव जो फंक्शन है उनको इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। ये कार्य जो होते हैं, स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं, वो एक इकोनॉमी की या एक अर्थव्यवस्था की के संचालन में हेल्प करते हैं, उनमें गति पैदा करने में सहायता नहीं करते। ये कार्य अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, उनमें किसी प्रकार की मूवमेंट लाने में ये हेल्पफुल नहीं है। इन कार्यों में मुख्यतः मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य अर्थात विनिमय के माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण और स्थगित भुगतानों के मान आदि को शामिल किया जाता है। तो जो मनी के स्टैटिक फंक्शन है उनमें मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को ही इंक्लूड करते हैं। ये जो फंक्शंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक इकोनॉमी को ऑपरेट करने में तो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उसमें मूवमेंट यानी गति लाने में सहायक नहीं होते। सेकंड है गत्यात्मक डायनेमिक फंक्शन। इनमें इनसे अभिप्राय उन कार्यों से जो अर्थव्यवस्था को गति देते हैं, मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। इसका अर्थ है कि कीमत स्तर में स्थिरता लाना और रोजगार, आय, उत्पादन और व्यापार में वृद्धि करना इनके अंतर्गत आता है। मुद्रा के जो गत्यात्मक कार्य मुख्य हैं अवस्फीति और मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन जैसी स्थितियों को दूर करना, मुद्रा के माध्यम से प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग संभव बनाना, यानी मनी की हेल्प से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके फुलर यूटिलाइजेशन को पॉसिबल बनाना, और घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं डेफिशिएट फाइनेंसिंग को पॉसिबल बनाना, और इंटरनेशनल व्यापार को एक्सपेंड करना यानी उसका विस्तार करना, मुद्रा नीति के प्रयोग से सरकार और आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता आदि उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो ये आपके स्टैटिक डायनेमिक फंक्शन है। आज हम बात करते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, यानी भारतीय मौद्रिक प्रणाली। देखिए, भारतीय मौद्रिक प्रणाली यानी इंडियन मॉनेटरी सिस्टम जो को हम कागजी मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान यानी मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, वो मेनली पेपर मनी को एक्सेप्ट करता है। या ज़्यादातर जो लेन देन है, बड़े भुगतान जो है वो पेपर मनी के रूप में ही किए जाते हैं। इसका अर्थ है कि कागजी करेंसी का भारत में प्रमाणिक मुद्रा के रूप में, स्टैंडर्ड मनी के रूप में यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड मनी का मतलब है जिसके द्वारा कितने भी बड़े जो पेमेंट है आप कर सकते हैं पेपर करेंसी से। प्रमाणिक मुद्रा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मनी का मतलब क्या है? प्रमाणिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं स्टैंडर्ड मनी जिसका सरकार या मौद्रिक अधिकारी के आदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में परिचालन होता है, यानी वो मनी जो गवर्नमेंट के आदेश से एक अर्थव्यवस्था में चलती है उसको स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। और इसी के द्वारा सरकार अपने दायित्वों को, अपनी लायबिलिटियों को जो है पूरा करती है। कागजी करेंसी के साथ साथ धात्विक सिक्के यानी मेटलिक कॉइन भी हमारे यहाँ चलन में है, यानी कागज की करेंसी तो है ही है, साथ में सिक्के भी हैं। भारत में धातु के सिक्के और कागजी नोट दोनों ही साख मुद्रा हैं। साख मुद्रा आपने क्रेडिट मनी का पढ़ा कि क्रेडिट मनी मीन्स कमोडिटी वैल्यू कम होती है और मनी वैल्यू उनकी ज्यादा होती है। अतएव अंतर केवल इतना है कि सिक्के छोटे मूल्य के होते हैं और कागजी नोट बड़े मूल्य वाले होते हैं। इज इट क्लियर? क्या होते हैं? अब है एक नोट दे रखा है
भारत में सिक्के विधिग्राह हैं, सीमित विधिग्राह। तो यहाँ दो क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर क्या है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या है। तो पहली जो लाइन है वो लिमिटेड लीगल टेंडर का आंसर है। लिमिटेड लीगल टेंडर का मीन्स है कॉइन्स आर यूज्ड इन इंडिया फॉर ए लिमिटेड पेमेंट, एक सीमित भुगतान के लिए ही कॉइन्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे 50 पैसे, 1 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के का प्रयोग आप कोई भी लेन देन करने के लिए लिमिटेड मात्रा में ही कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, एक एक के 2-2 के सिक्कों में कर दी, तो वो लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी वो लेने से इनकार कर सकता है। चाहे ये कॉइन्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही जारी क्यों ना किए जाए, लेकिन फिर भी कॉइन्स को आप लिमिटेड मात्रा में ही पेमेंट के रूप में दे सकते हैं। तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब यही होता है कि भुगतानों का निपटारा करने के लिए सिक्कों का प्रयोग एक सीमित सीमा में किया जा सकता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि कागजी नोटों के रूप में भुगतानों का निपटारा करने के लिए जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसका प्रयोग, उसको करने के लिए जो पेपर करेंसी है उसका प्रयोग आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी मात्रा में कर सकते हैं, कोई भी उन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद है अगला जो टॉपिक है आपका, अब देखिए भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है। तो भारत में नोट जारी करने की जो व्यवस्था है बेटा 1 मार्क से, न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर भारत में करेंसी जारी की जाती है। जितनी भी देश में करेंसी जारी की गई है उसके पीछे एक न्यूनतम सोना और जो है विदेशी करेंसी सुरक्षित कोष में रखी जाती है। यानी देश में जितनी भी करेंसी इशू की गई है उसके लिए एक जो है गोल्ड का भंडार और एक विदेशी करेंसी का भंडार सुरक्षित रखना ही होता है। वो कितने का होता है ये बताएंगे आप। जो सुरक्षित कोष है उसमें टोटल 200 करोड़ का रिजर्व होता है। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का सोना होना जरूरी है और 85 करोड़ की इसमें फॉरेन करेंसी का होना जरूरी है। ये कंडीशन है, यानी इसको आधार बनाकर ही देश के अंदर करेंसी छापी जाती है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि भाई जो कितनी भी करेंसी छापी गई है क्या उसका इस 200 करोड़ से लेना देना है। ऐसा नहीं है बेटा, कि मान लीजिए आपने 200 करोड़ का रिजर्व रखा तो आप 100 करोड़ के नोट छापिए, 5000 करोड़ के छापिए, 10,000 करोड़ के छापिए, इससे कुछ लेना देना इसका नहीं होता। आप कितनी भी करेंसी छाप सकते हैं। दूसरा, लोगों के पास जितनी भी करेंसी है, मुद्रा है, वह साख मुद्रा होती है। साख मुद्रा की क्रेडिट मनी है, मीन्स उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है और जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा है। इसे जारी करने वाली संस्था इस मुद्रा को सोने और चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती। सुरक्षित कोषों में सोना केवल कागजी मुद्रा का आधार है। यह कागजी नोटों को सोने और चांदी में, सोने में परिवर्तित करने वाला भंडार नहीं है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो भारत में पाई जाने वाली मुद्रा एक साख मुद्रा है। इसका रीजन आपको बता दिया, कमोडिटी वैल्यू कम होती है, मनी वैल्यू ज्यादा होती है और भारत की करेंसी अपरिवर्तनीय है। ये ध्यान रखेंगे आप, 1 नंबर का ये क्वेश्चन। अर्थात जारी करने वाला प्राधिकरण इसे सोने चांदी में चेंज नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका मुद्रा की पूर्ति। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति में, मुद्रा की पूर्ति यानी मनी सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, ये इस तरह आ जाता है। मुद्रा की पूर्ति की धारणा क्या है? तो कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट, ये स्टॉक धारणा है। इससे अभिप्राय कि एक समय बिंदु पर देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक्स है, यानी एक निश्चित समय बिंदु पर देश के लोगों के पास जो कुल मुद्रा का स्टॉक है उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। ठीक है, मुद्रा के उत्पादक कौन होते हैं? यहां देखिए, मुद्रा के उत्पादक यानी प्रोड्यूसर कौन है? तो मुद्रा के उत्पादकों से अभिप्राय मुद्रा की पूर्ति करने वाले से, जो सप्लाई करते हैं। और भारत में मुद्रा की पूर्ति, मनी की सप्लाई कौन कौन करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। देश की बैंकिंग प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक शामिल है। ठीक है, इससे पहले एक टूल किट और दे रखा है, ये आप देखेंगे। और ये है, आपको ये ध्यान होना चाहिए
कि भारत में सभी कागजी नोट, जितने भी कागज के नोट हैं, ठीक है, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके वो सब केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट और सभी प्रकार के जो सिक्के हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा जारी किए जाते हैं। और इन्हें किस एक्ट के अंतर्गत? इन्हें इंडियन कॉइन्स एक्ट के अंतर्गत जारी किया जाता है। किंतु सारी जितनी भी करेंसी देश के अंदर प्रचलन में है, नोट या सिक्के, वो केवल आरबीआई ही जारी करता है। यानी सबका हिसाब किताब आरबीआई के पास होता है। जैसा आपको बताया, 1 रुपए का नोट और बाकी चाहे वो कागज का नोट है, 1 रुपए का कागजी नोट और जितनी भी कॉइन्स हैं वो भारत सरकार कह लीजिए, और भारत सरकार में विशेषकर फाइनेंस मिनिस्टर जो है इशू करता है, लेकिन सारा हिसाब किताब आरबीआई के पास रहता है। इसके बाद बात करते हैं, एक नोट दिया हुआ है। मुद्रा की पूर्ति में ना तो सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक, ना देश के समस्त बैंकों के पास मुद्रा के स्टॉक को शामिल किया जाता है। सरकार के पास जो स्टॉक है मुद्रा का वो भी शामिल नहीं होता मनी सप्लाई में, ना बैंकों के पास जो स्टॉक है उनको शामिल किया जाता है। देश की सरकार और समस्त बैंकिंग व्यवस्था वास्तव में मुद्रा की आपूर्ति करने वाले होते हैं, अतः इनके पास पड़ी मुद्रा को लोगों के मुद्रा के स्टॉक का एक भाग नहीं माना जाता। मनी सप्लाई में मुद्रा के केवल उस स्टॉक को शामिल करते हैं जो लोगों के पास होता है, ना कि मुद्रा की सप्लाई करने वालों को। देखिए, बैंक और सरकार मुद्रा मनी सप्लायर है, तो इनके पास जो मनी के स्टॉक है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। दूसरे शब्दों में मनी सप्लाई का अर्थ जनता के पास मनी के स्टॉक से है जो मनी की मांग करते हैं। हम मुद्रा की मांग आपको पता है लेन देन के उद्देश्य से करते हैं, और जो है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी ट्रांजैक्शन एक्टिविटी और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी सट्टे की क्रियाओं के लिए। मुद्रा की पूर्ति के बेटा 4 माप होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं M1, M2, M3, M4। ये आपने ऐसे ही लिखना है। M1 क्या होता है? तो देखिए, M1 जो होता है, M1 में 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 तत्व होते हैं। जनता के पास करेंसी, मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। यानी C स्टैंड्स फॉर करेंसी विद पब्लिक। करेंसी में दोनों आ जाते हैं, कागजी नोट और सिक्के। मांग जमाएं जो चेक द्वारा निकल वाले जाने वाली जमाएं, और DD OD अदर डिपॉजिट, जैसे आरबीआई के पास विश्व वर्ल्ड बैंक की जमा, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जमा, ठीक है, अन्य IDBI की जमा, IFCI की जमा, ये अन्य जो जमाएं हैं उनको शामिल करते हैं। यहाँ इन तीनों का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए, DD क्या है? जनता की मांग जमाएं, सॉरी करेंसी विद पब्लिक। C क्या है? करेंसी विद पब्लिक, जिसमें सिक्के और कागजी नोट शामिल होते हैं। DD क्या है? जनता की मांग जमाएं जो व्यापारिक यानी कमर्शियल बैंक में जमा होती हैं, और इन जमाओं को मांगने पर जनता चेक द्वारा निकाल सकती है, किसी को ट्रांसफर कर सकती है। OD क्या है? OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, IDBI की मांग जमाएं, फॉरेन जो फॉरेनर्स सेंट्रल बैंक है उनकी, और विदेशी गवर्नमेंट की जो जमाएं हैं, और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक की मांग जमाएं। ठीक है। अब विशेषकर OD में निम्न को शामिल नहीं किया। देश की सरकार के पास सरकार की आरबीआई के पास जमा, हमारे देश की सरकार की जो आरबीआई के पास जमा उसको OD में शामिल नहीं करते, यानी अदर डिपॉजिट में। और देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमा है। आपको पता है CRR के रूप में हर जितने भी बैंक हैं वो एक पार्ट आरबीआई के पास रखते हैं, तो उसको भी अदर डिपॉजिट में शामिल नहीं करते। इसके बाद है सेकंड, चलते हैं, ये अभी पढ़ाएंगे आपको, M2। M2 क्या है? जो M1 के 3 कंपोनेंट थे उसको ध्यान में रखो, C, DD और OD। अगर इसमें एक कंपोनेंट और ऐड कर दें हम, डाक खानों के बचत बैंकों के खाते में जमाएं, ठीक है, तो ये M2 बन जाता है। बहुत हार्ड नहीं है ये। तो देखो, M1 की तुलना में यह मनी सप्लाई की एक जो है वाइड कंसेप्ट है, व्यापक धारणा है। M1 के सभी जो तत्व हैं, एलिमेंट है, उसके अलावा इसमें डाक खानों में लोगों की बचत को भी शामिल किया जाता है। तो M2 क्या बन गया? M1 प्लस में डाक खानों के बचत बैंकों में जमाएं, या इसको यूं भी कह सकते हैं, M1 को C प्लस DD प्लस OD प्लस में डाक खानों के सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट। थर्ड है M3। M3 क्या है? M1 की तुलना में ये भी एक वाइड कंसेप्ट है।
इसमें भी M1 के सभी घटकों के साथ C, DD और OD के साथ साथ एक अन्य अदर जो तत्व है वो इंक्लूड हो जाता है, व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं, यानी नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो देखिए यहाँ 2 में आया था डाक खाने, पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की जमाएं, और यहाँ आया कमर्शियल बैंक की नेट टाइम डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं M4 की, चौथा जो है। तो आप देखिए फोर्थ जो है, यह मनी सप्लाई का सबसे वाइड कंसेप्ट है। वास्तव में M3 के सभी से भी ज्यादा व्यापक है, वाइड है। M3 के सभी जो कंपोनेंट है उसके साथ साथ इसमें डाक खानों की जमाओं को भी NSC को छोड़कर शामिल किया है। यानी आप M4 को अगर डिफाइन करेंगे, देखिए M4 में C प्लस DD प्लस OD। C मीन्स जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास अदर डिपॉजिट, और जो सेंट्रल बैंक के पास है अन्य जमाएं, प्लस में बैंक व्यापारिक बैंकों की टाइम डिपॉजिट, और जो डाक खाने वाला था यानी M2 वाला था, डाक खानों की बचत बैंकों में जमाएं, उसको भी इसमें शामिल कर देते हैं। यानी M3 से बनाया हुआ है, ये देखना। M3 में अगर डाक खानों वाले कुल जमाओं को भी शामिल कर दें। NSC का मतलब क्या है? NSC का मतलब होता है बेटा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र, या KVP भी आ जाता है कई बार, KVP किसान विकास पत्र। आप देखते हैं कई बार कुछ इंदिरा विकास पत्र और इनमें कुछ लोग पैसा डालते हैं, तो उनमें जो डाला जमा किया है उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये कंसेप्ट हुआ। इसके बाद बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति की संकुचित और विस्तृत धारणा। देखिए संकुचित मुद्रा और विस्तृत मुद्रा में अंतर इस बात का है कि देश में कुल मुद्रा पूर्ति का अनुमान किस माप द्वारा लगाया जाता है। देश की जो टोटल मनी सप्लाई है उसको किस मेजर से मापा जाता है, किस मेजर से मेजर्ड किया जाता है। यदि हम M1 और M2 से माप रहे हैं तो ये नैरो कंसेप्ट है मनी सप्लाई का, और M3 और M4 से माप रहे हैं तो ये वाइड कंसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन यहां आता है, मुद्रा और उच्च मुद्रा में, उच्च शक्ति मुद्रा में क्या अंतर है? मनी और हाई पावर्ड मनी। तो देखिए मनी में तो आपको मालूम है करेंसी लोगों के पास जो है, और बैंकों की मांग जमाएं, इनको शामिल करते हैं। विस्तृत रूप में मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी में अंतर यह कि मुद्रा में करेंसी और मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट शामिल होती, जबकि उच्च शक्ति मुद्रा में करेंसी और बैंकों की नगद कोष को शामिल करते हैं। तो हाई पावर्ड मनी का ये फॉर्मूला होता है, देखिए ये मनी का है R+D यानी डिमांड डिपॉजिट, और हाई पावर्ड मनी का होता है R+C। ठीक है, C मीन्स कैश रिजर्व विद बैंक, बैंकों के पास जो कैश रिजर्व है। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहां आप देख पा रहे हैं हाई पावर्ड मनी का, यहां दिया हुआ है हाई पावर्ड मनी के बारे में। देखिए यह है हाई पावर्ड मनी। क्या है हाई पावर्ड मनी में? जनता के पास जो करेंसी है उसमें सिक्के और जो है नोट शामिल होते हैं, और बैंकों के पास नगद कोष। इसे हाई पावर्ड मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि मनी के आधार पर ही बैंक क्रेडिट का क्रिएशन करने के योग्य बनते हैं, जो मुद्रा के रूप में कार्य करती है। हाई पावर्ड मनी जो है इस प्रकार देश में मुद्रा के प्रवाह को निर्धारित करती है, मनी के फ्लो को डिटरमाइन करती है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा बैंकों की मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट भी शामिल होते हैं। ये आपका हाई पावर्ड मनी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद बात करते हैं हम कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। देखिए आज के युग में मुद्रा की पूर्ति सरकार और केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंक करते हैं। भारत में सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर है, यानी वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट जारी करता है और सिक्के ढालता है। सारी प्रकार के सिक्कों की ढलाई जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक करता है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर, ठीक है, करेंसी जारी करता है। रिजर्व में 200 करोड़ का सोना और विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती है। इसमें से 115 करोड़ का सोना जरूरी है और बाकी 85 करोड़ की 85 करोड़ की क्या है
फॉरेन करेंसी होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कितने करोड़ का सोना रखना है मिनिमम रिजर्व में, या भारत में जो करेंसी जारी करने की व्यवस्था क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, कितने करोड़ की फॉरेन करेंसी होती है, 85 करोड़ की, 85। इसी के आधार पर साख और मुद्रा की पूर्ति का निर्माण करते हैं। जब व्यापारिक बैंक लोगों को साख यानी क्रेडिट प्रदान करते हैं तो इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मनी सप्लाई में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वो साख का संकुचन करते हैं तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के अनुसार ही, जो आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है उसके अनुसार ही जो अन्य जितने भी देश के बैंक हैं उनको अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है और मनी की सप्लाई को वो कम और ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपका, यहां देख रहे हैं आप कि मुद्रा मनी के प्रोड्यूसर कौन कौन है। तो देखिए मनी के जो प्रोड्यूसर से अभिप्राय है मनी सप्लाई करने वालों से है। इसमें देश की सरकार, देश की बैंकिंग प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों शामिल होते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि सावधि यानी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या अंतर है, या इसको हम कहते हैं चेकेबल और नॉन चेकेबल। चेक के द्वारा चेक और गैर चेक जमाएं क्या होती हैं। तो देखिए सावधि जमाएं एक निश्चित अवधि के लिए होती हैं, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, और डिमांड डिपॉजिट की निश्चित अवधि नहीं होती। सावधि जमाओं को यानी टाइम डिपॉजिट को निश्चित अवधि पूर्ण होने से पहले, मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं निकाला जा सकता, जबकि डिमांड डिपॉजिट को कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, सावधि जमाओं पर जो ब्याज है वो अधिक दर से मिलता है, टाइम और जो डिमांड डिपॉजिट है उस पर ब्याज नहीं प्राप्त होता। ठीक है, सावधि जमाएं हैं जो वो चेक द्वारा नहीं निकलवाई जाती, और जबकि डिमांड डिपॉजिट है वो चेक द्वारा निकलवाई जाने वाली जमा है। इस तरह ये इसके अंतर हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये देखना ध्यान से, देश के कुल मौद्रिक साधन। तो देखिए यदि देश की मुद्रा पूर्ति को M3 माप द्वारा मापा जाता है तो इन्हें देश के कुल मौद्रिक साधन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। ये जो हमारे देश में M3 से अगर मापते हैं तो ये मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ कंट्री कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आपका रह जाता है, और इसमें देखिए मनी मुद्रा की आदर्श पूर्ति, आइडियल मनी सप्लाई क्या है। तो देखिए मुद्रा की आदर्श पूर्ति क्या है, मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है। मनी सप्लाई जितनी ज्यादा होगी उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसके फलस्वरूप व्यापारिक क्रियाएं, उत्पादन और रोजगार भी प्रभावित होते हैं। अतएव यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बनाए रखने के लिए किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन